दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बगावत और क्रांति में महज दो शब्दों का फर्क होता है, असफलता और सफलता का। जो असफल हुई उसे बगावत कहा गया और जो सफल हुई उसे क्रांति कहा गया। अब तक के इतिहास में महज तीन ही क्रांति ऐसी है जिन्होंने सफलतापूर्वक बदलाव के साथ एक नई राज्य व्यवस्था का गठन किया था। अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूसी क्रांति। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे। समानता और न्याय के साम्यवादी सपने को साकार करने के इरादे से हुई ये क्रांति जल्द ही निरंकुशता के सिद्धांतों पर कैसे चलने लगी, क्या थे इसके मायने और कैसी हुई इसकी शुरुआत, यही है हमारे आज का चर्चा का विषय। दोस्तों, 20वीं सदी के आरंभ में ही रूस पर जार निकोलस का शासन था। जार का अर्थ होता है सम्राट। इस जार का रवैया रूसी जनता के प्रति पूर्ण रूप से तानाशाही था, मगर जनता में आक्रोश तब उमड़ता है जब उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाए। 1905 में हुआ रूस जापान वॉर भी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। इस युद्ध में जापानी सेना ने रूसी सेना को धूल चटाई थी। परिणाम ये हुआ कि रूस की जनता में अपने सम्राट को लेकर और भी गुस्सा उमड़ पड़ा। अब जार के विरोध के लिए रूसी जनता रास्ते पर उतरने लगी। 9 जनवरी 1905 में रूसी जनता का एक जत्था अपनी बीवी बच्चों के साथ जार को अपनी मांगे सौंपने जा रहा था, मगर बीच रास्ते पर ही सेंट पीटर्सबर्ग में उन पर शाही गार्ड्स द्वारा गोलियां चलाई गई। अंधाधुंध हुए इस फायरिंग में कई रूसियों ने अपनी जान गंवाई। इतिहास में इस घटना का जिक्र ब्लडी संडे के नाम से किया जाता है। इस इंसिडेंस के चलते रूस में चल रहे विद्रोह की इस चिंगारी को हवा मिली, जहां सारे रूस में जार के विरुद्ध प्रदर्शन और भी जोरों से होने लगे। जनता के अपने प्रति इस रोष को मद्देनजर रखते हुए जार को मजबूरन समझौते के लिए आगे आना पड़ा, जहां उसने एक डेमोक्रेटिक घोषणा पत्र जारी करते हुए एक निर्वाचित सांसद ड्यूमा का गठन किया, जिसकी मांग रूसी जनता द्वारा की जा रही थी। हालांकि बाद में जार अपने किए वादों से मुकर गया जो उसने उस घोषणा पत्र में किए थे। साथ ही साथ निर्वाचित सांसद ड्यूमा भी जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतर पाई। ऐसे में क्रांति का दूसरा चरण शुरू होना लाजमी था। रूसी क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत होती है 1917 से। साल 1861 तक रूस में मजदूरी प्रथा तो खत्म हो चुकी थी, मगर अब भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। उनके पास न ज्यादा पैसा था और ना ही सरकारी सहायता। मजदूरों की हालत तो इससे भी बदतर थी। रूस में ज्यादातर पैसा बाहरी देशों से आता था। ऐसे में वहां के मजदूरों को इससे कोई लेना देना नहीं था। रूस के अमीरों ने भी इसी के चलते रोजाना मिलने वाली मजदूरी को भी काफी मात्रा में घटा दिया था। इन सब से अगर बचा जाए तो जार निकोलस की कठोर और दमनकारी नीतियां पक्का जान ही ले लेती थी। जार निकोलस अभी भी राजाओं के देवीय शासन के सिद्धांतों पर विश्वास करता था, जिसके चलते उसने अपने विरोध में उठने वाली आवाज को निर्दयता पूर्वक दबाने की कोशिश की। साथ ही साथ उसने अपने राज्य में गुप्तचरों का भी बहुत बड़ा एक गैंग बनाया, जिसके चलते वो इस बगावत को वक्त रहते ही कुचल सके। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान चीजें बदल सी गई। इस विश्व युद्ध में रूस की सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अपनी राजनीतिक गलतियों की वजह से 6 लाख से भी ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई और देश में पैसों का अभाव बढ़ने लगा। ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आम लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे। मार्च 1917 आते आते हालात इतने खराब हुए कि अब रूसी जनता के पास ना पहनने को कपड़ा था, ना खाने को रोटी। परेशान होकर भूख और ठंड से ठिठुरते हुए गरीब और मजदूर लोगों ने 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्रेड की सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। मकसद था किसी भी तरह एक वक्त के खाने का इंतजाम करना। ब्रेड्स की दुकानों पर ताजे और गर्म ब्रेड्स पड़े थे। ऐसे में भूख के मारे लोगों ने अपना आपा खो दिया और बिना किसी बात की परवाह किए पूरी तरह से बाजार में लूटपाट शुरू कर दी।
जब जनता की इस कानून तोड़ने वाली खबर जार निकोलस के कानों पर पड़ी, तब उसने बिना सोचे समझे अपने सैनिकों को उन लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए। मगर इस बार उसके सैनिकों ने उसका नहीं बल्कि जनता का साथ दिया। सैनिकों के मन में अपनी जनता के प्रति जार से ज्यादा सहानुभूति थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने सम्राट का आदेश होते हुए भी उन भूखे और लाचार लोगों पर गोलियां चलाने का दुस्साहस नहीं किया। जाहिर सी बात थी कि उनमें भी अब क्रांति की ज्वाला उमड़ रही थी। ऐसे में जार को अपना अंत नजदीक दिखाई देने लगा और उसने ड्यूमा की सलाह से अपने दैवीय अधिकारों को त्याग कर एक नए जनतंत्र का गठन किया। इस घटना के बाद से ही रूस में राजशाही का अंत होता है और एक लोकतंत्र की शुरुआत होती है। हालांकि इसके बावजूद भी रूस में हालात कुछ खराब ही थे। जार के जाने के बाद अलेक्जेंडर केनिस्की के अधीन एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया, मगर यह सरकार लोगों के उम्मीदों पर पानी फेरने में पूर्ण रूप से सफल रही। इस सरकार का प्रथम विश्व युद्ध में बने रहने का फैसला एक निंदनीय फैसला साबित हुआ, जिसके चलते 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन के नेतृत्व में ड्यूमा की सरकार के खिलाफ एक कड़ा आंदोलन हुआ और लेनिन ने रूस की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। सत्ता में आ जाने के बाद लेनिन का सबसे बड़ा फैसला था रूस को प्रथम विश्व युद्ध के इस दलदल से बाहर निकालना, जो काम उन्होंने बखूबी किया। उन्होंने एक शांति समझौते के तहत दुश्मनों के साथ अलग अलग ट्रीटीज को साइन किया और देश को गरीब और भुखमरी के इस दलदल से बाहर निकाला। लेनिन ने एक ऐसी सरकार का गठन किया जिसमें किसानों और कामगारों को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। इस प्रकार लेनिन के नेतृत्व में रूस के औद्योगिक मजदूरों की एक राजनीतिक पार्टी बोल्शेविक ने 1917 में रूस में क्रांति को सफल बनाया। तो ये थी कहानी रूसी क्रांति की। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।